लिए। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें तो आप घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री सॉल्व कर लें तो जी, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जी, इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जी, वो बहुत ज़रूरी हैं। जी, एंड मुझे लगता है कि जब आप जो सोच लेते हैं जी, वही आप बनते हैं। मतलब मेरा जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है वो मेरी मदर हैं, जी। जो कि खुद एक पीसीएस ऑफिसर है और हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और हम डेली टॉक पर टॉक और वीडियो आप लोग को स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज के हमारे सामने यूपीपीसीएस 2023 सेलेक्टेड प्रज्ञा यादव मैम है। मैम का सिलेक्शन सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर रैंक 6 के साथ हुआ है। चलिए मैम से आज जानेंगे कि मैम की जर्नी कैसी रही, किस प्रकार की तैयारी करते हैं मैम, और साथ-साथ जानेंगे कि जो पीसीएस प्रीलिम्स, मेंस मैम ने क्या बुक रिसोर्सेज पढ़ा था, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज़ देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हाँ, आपसे जानेंगे और मतलब थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रो दीजिए। आपका नाम क्या, कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रज्ञा यादव है जी, एंड मैं लखनऊ से ही हूँ। जी, मेरी अर्ली एजुकेशन लखनऊ से हुई है। सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से मैंने 10th किया। जी, फिर मैंने अपना 11th 12th एलपीएस सेक्टर डी से किया है। जी, अ, मैंने लॉ अपना बीए एलएलबी ऑनर्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। जी, वो 5 ईयर कोर्स था। जी। 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आया है दमदार ऑफर, अप टू 80% का डिस्काउंट अपने सारे बैच में, जिसमें सक्षम यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच 9,999 की जगह सिर्फ 3499 में, और संयुक्त यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 एंड आर ओ 6,999 की जगह सिर्फ 1499 में। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको 65% का डिस्काउंट मिल रहा है अपने सारे बैच में, जिसमें सक्षम 3.0 17 बीपीएससी फाउंडेशन बैच और प्रथम 2.0 17 बीपीएससी हिंदी फाउंडेशन बैच 9,999 की जगह सिर्फ 3499 में, और भी बहुत सारे बैच और टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट चल रहा है। एक बात और, यह ऑफर सिर्फ 25 अप्रैल तक के लिए है। इस डिस्काउंट के अलावा भी अगर और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करें। जी, अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि आपसे कब से तैयारी कर रही हैं, और आप मतलब एलएलबी फील्ड, लॉ फील्ड से होकर और सिविल सर्विसेज में क्यों इधर मूव किया? तो मैंने प्रिपरेशन 2020 जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, जी, तभी मैंने स्टार्ट किया था अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। जी, उस समय क्योंकि कोविड था तो मैं दिल्ली नहीं जा पाई थी कोचिंग करने, तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन का यूज़ किया जी, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रेफ़र किया। जी। ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा गया है कि आप बीएलएलबी ऑनर्स हैं एंड आपने जुडिशरी एज़ अ फ़ील्ड नहीं चूज़ की। जी, तो इसके लिए मेरा जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है वो मेरी मदर हैं, जी, जो कि खुद एक पीसीएस ऑफिसर है। और उनकी स्टोरीज़ और उनकी फील्ड वर्क हमेशा मुझे इंस्पायर किया है कि नहीं, मुझे इस सिविल सर्विसेज में आना है। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में जो पोटेंशियल है एक डायनेमिक स्किल्स होने का, वो जी, मुझे लगता था कि मेरे में है और मुझे इसलिए यहाँ ट्राई करना चाहिए। जी। मैम, आपका मीडियम क्या रहा? और मेरा इंग्लिश मीडियम था। जी, क्या मतलब ये पीसीएस के अलावा भी और कोई एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी का भी आप तैयारी करते हाँ, तैयारी मेरी यूपीएससी की ही रही है। हैं? जी, और यूपी पे भी मैंने फ़ोकस किया क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरा लक्ष्य था कि मैं दोनों ही एग्ज़ाम्स को साथ में लेके चलूँ। जी। और इसके लिए आपने, हम जानना चाहेंगे कि कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँची आप? देखिए, यूपी की जहाँ तक बात है, तो यूपी पीसीएस के लिए मैंने कोचिंग नहीं की है। जी, और यूपीएससी की बात है तो हाँ, उसके लिए मैंने हेल्प सीख की थी। बट यूपी के प्रीलिम, मेंस और इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी मैंने सेल्फ से स्टडी किया और अपने मतलब अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हैं यूपी जी, के लिए। जी। सो मैं अगर बात करें कि ये पीसीएस में आपका कौन-सा प्रयास रहा, और यूपीएससी में आप कितने अटेम्प्ट दिए हैं, वहाँ कहाँ तक पहुँचे? हाँ, तो यूपी में ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने इससे पहले जितने भी प्रीलिम्स दिए 1 और 2 दोनों में मेरा हुआ था। पर जी, मेंस में मेरा नहीं हो पा रहा था। मेंस की स्ट्रैटेजी मेरी सही नहीं जा रही थी, जी, वो मैंने सही की। जी, और यूपीएससी में मैंने अभी 2 अटेम्प्ट दिए हैं और उसमें मेरा प्रीलिम्स अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी। और थोड़ा-सा अब हम बात करेंगे कि मतलब अभी आपकी तैयारी चल ही रही है, हुँ।
तो अभी मात्र जैसे फ़िल्म्स के लिए हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करें बच्चे? जो यूपीपीसीएस का फ़िल्म्स होने वाला है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से मतलब अंतिम समय में किस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करें? यूपीपीसीएस 3 इयर्स डेडिकेट करने के बाद मैंने ये समझा है कि स्पेशली प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जी, वो बहुत ज़रूरी हैं। जी, आई थिंक सो हर टॉपर ये बोलता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए और हमें लगता है कि ये बहुत कॉमन बात है, क्यों करना है। जी, सिर्फ ये कारण है क्योंकि उससे हमें पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न समझ में आता है। जी, यूपी में कुछ थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जी, वो डिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। जी, लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जी, वो हमारे गलत ना हो, जी, वो सही हो। और जी, जो क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स हैं, उनका कोई बात नहीं, आपका जो कट ऑफ क्लियर होगा वो सिंपल, ईज़ी और लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन से होगा। जी। और समय फ़िल्म्स के लिए क्या आपने रिसर्चेज़ पढ़ा? थोड़ा उसके बारे में बताइए डिटेल में, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी चीज़? तो प्रीलिम्स में मैंने सबसे पहले तो 20 ईयर ओल्ड जिसमें पीवाईक्यू थे उसकी एक बुक खरीदी थी। जी, दिशा पब्लिकेशन की, वो मेरे पास है, जी, वो मैंने सॉल्व की। जी, फिर अगर आप सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज पूछेंगे तो जैसे हिस्ट्री में जी, एंशियंट हिस्ट्री मैंने आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा था। जी, एंड न्यू एनसीईआरटी भी मैंने रीड की, लेकिन उससे मैंने याद नहीं किया। मैंने जो उसके टर्म्स थे डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट, वो जी, अपने आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी में स्टिकी नोट्स के थ्रू जी, उसको चिपका लिया। जी, मेरा गोल था कि बुक एक ही हो, उसको मैं बहुत बार पढूँ, रिवाइज़ करूँ और जी, कंसोलिडेट करूँ अपने जी, नोट्स। फिर मिडीवल हिस्ट्री में भी मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स प्रेफ़र की। जी, मैंने सतीश चंद्रा नहीं प्रेफ़र की एनसीईआरटी की। जी, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है दोनों ही इक्वली अच्छी हैं, आप कोई जी, भी पढ़ सकते हैं। जी, फिर आर्ट एंड कल्चर मैंने टेलीग्राम चैनल एक जॉइन किया था। उसके थ्रू मैंने उनके नोट्स से पढ़ा और मुझे हेल्प काफ़ी किया। जी, और प्रतीक नायक सर के ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी के, जी, तो वो मैंने उससे पढ़ा, मुझे बहुत हेल्प किए उनके नोट्स, जी, मेंस तक मुझे उनके नोट्स हेल्प किए। जी, और ज्योग्राफी में भी मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़े हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, कॉन्सेप्ट, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो। जी, एंड उसके अलावा जैसे यूपी में स्पेशली साइंस का सेक्शन आता है, उसके लिए मैंने लूसेंट जीके पढ़ी। जी, एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने वहीं से टारगेट किए। जी, एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने घटना चक्र का एक ईयरली दृष्टि मैगजीन आती है, जी, वो मैंने रेफ़र करी थी। जी। और भी इसके अलावा जैसे घटना चक्र की केवल करंट अफेयर्स की और भी बुकें जैसे आती है हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, वो भी आपने प्रेफ़र किया? अ, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं एक्चुअली हुआ ये कि मैंने क्योंकि पीवाईक्यू ईयर वाइज़ सॉल्व किए, जी, तो घटना चक्र में क्या है सब्जेक्ट वाइज़ हैं, जी, जी, तो मुझे ईयर कॉन्सेप्ट वाइज़ वाइज़। हाँ, मुझे ईयर वाइज़ समझ में आ गया था। लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं मुझे लगता है उन्हें सब्जेक्ट वाइज़ जाना चाहिए। तो अगर जी, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप घटना चक्र, एंशिएंट हिस्ट्री सॉल्व कर लें, तो आपका जी, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जी, इस तरह से आप कर सकते हैं। जी। जो टेस्ट सीरीज़ का भी कितना रोल रहता है अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बात करें तो? आपने टेस्ट सीरीज़ लिया था? देखिए, मैंने यूपी के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं की, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो। जी, प्रीलिम्स में मेरा एकलौता सोर्स जो था वो पीवाईक्यू था। जी, पीवाईक्यू ऐसा हो गया था कि मुझे एक टाइम के बाद याद हो गए थे क्वेश्चन कि हाँ, ये क्वेश्चन है, मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था। जी, और यही है कि आप जब पीवाईक्यू इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये कमीशन किस डायरेक्शन में जा रहा है जी, एस्पिरेंट से पूछने के लिए। जी, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं जी। जॉइन की थी। मैम आपने एनसीईआरटी पढ़ा, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों में कौन मैक्सिमम नेसेसरी है या फिर कौन मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सेलेक्टेड लोगों से पूछा जाता है। जी, मुझे प्रेफ़रेंस दिया जाए तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूँगी क्योंकि जी, वो बहुत इन डेप्थ है। जी, और न्यू एनसीईआरटीज़ भी अच्छी हैं, जी, कलरफुल है बहुत, जी, अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन जो एक सिंक्रोनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो जी, मुझे लगता है उसमें थोड़ी मिसिंग है। तो जी, मैंने ओल्ड एनसीईआरटी को अपना फाउंडेशन बनाया, उसमें न्यू एनसीईआरटी के पॉइंट्स बस ऐड कर लिए, जो एक्स्ट्रा मुझे लगे जी, कि पता होने चाहिए। जी। जो एनसीईआरटी के आपने पढ़ा वो सभी सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर कोई स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं उन्हें? देखिए, एनसीईआरटी में हिस्ट्री आपको पढ़ना ही है, जी, ज्योग्राफी आपको उसका पढ़ना है। बाकी अगर हम लोग
पॉलिटी की बात करें, उनकी एक 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो जी, आपको बेसिक रीडिंग होनी चाहिए उसकी। जी, तो मैंने ये बेसिकली एनसीईआरटी से पढ़ा है। जी। अब प्री के बाद आफ्टर 4 मंथ मेंस का एग्ज़ाम होता है। हाँ। तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? और थोड़ा पेपर वाइज़ बताइए जीएस 1 से लेकर जीएस 8 तक। इसके लिए क्या रिसोर्सेज़ पढ़ा और कैसे आपने इसकी स्ट्रेटजी बनाई थी? देखिए जीएस 1 में जो आपका हिस्ट्री रहता है, आपका ज्योग्राफी रहता है, जी, वो बहुत हद तक जो आप प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड लेके चलते हैं, वो कंटेंट तो सेम रहता है। जी, लेकिन मैंने जैसे सोसाइटी का टॉपिक था, तो उसके लिए फोरम आईएएस के रेड बुक्स होते हैं, जी, वो मैंने रेफ़र किए थे। उसका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा जी, आंसर राइटिंग पर्पस के लिए। जी, तो वो मैंने जीएस 1 में रेफ़र किया। और फिर जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, एंड गवर्नेंस है। जी, तो इनके लिए भी मैंने उनकी रेड बुक्स यूज़ की। जी, ओनली आईएएस का भी बहुत अच्छा मटेरियल गवर्नेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे एट प्रेज़ेंट है अवेलेबल। जी, तो वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर लिया दिल्ली के मार्केट से। जी, वो मैंने उससे पढ़ा। फिर जीएस 3 में हम इकोनॉमी को सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं। जी, तो इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स रेफ़र किए थे। जी, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप किसी भी दिल्ली के शॉप से आप उसको मँगा सकते हैं। जी, उनका स्टाइल टीचिंग बहुत यूनिक है, क्योंकि वो पिलर वाइज़ पढ़ाते हैं, तो उससे एक बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है टॉपिक की। जी, और एनवायरनमेंट को मैंने मोस्टली करंट ओरिएंटेड रखा, उसके लिए मैंने विज़न मटेरियल यूज़ किया। उनके जो 365 मटेरियल है मेंस का, जी, उसका यूज़ किया। जी, एंड जीएस 4 की हम बात करें, एथिक्स, तो एथिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे डिकोड एथिक्स एक बुक है। जी, फिर रेड बुक जो फोरम आईएएस की है, वो एक अच्छी बुक है एथिक्स पढ़ने के लिए। जी, तो इन दोनों बुक से मैंने अपने खुद के सेल्फ रिटन नोट्स बनाए। चारों ही पेपर को मैंने डायरेक्टली सिर्फ मेंस, मतलब सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं छोड़ दिया। जी, मैंने इंश्योर किया कि मैं उनके नोट्स हैंड रिटन बनाऊँ। मुझे जी, हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा बेटर लगते हैं जी, ऑनलाइन से, लेकिन आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। जी। अ, फिर यूपी स्पेशल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस साल ये 5, ऑप्शनल, 6 जी, न्यू हाँ, एड हुआ हाँ, था। इस बार क्योंकि ऑप्शनल हट गया, तो 5 एंड 6 पेपर आ गए। जी, तो राकेश सरास्वत की एक बुक है यूपी स्पेशल के लिए, जी, वो मैंने पढ़ी थी। क्योंकि 21-22 में भी यूपी आता था, लेकिन मेंस में कुछ-कुछ क्वेश्चन आते थे। जी, तभी भी आपको यूपी पढ़ना ही पड़ता था, बट इस बार यूपी में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए थी, जी, तो मैंने उस बुक से पढ़ा। मैंने जो ऑफ़िशियल साइट्स हैं यूपी की, जैसे जी, फिशरीज़ डिपार्टमेंट अगर पढ़ना है, तो जी, उनकी ऑफ़िशियल साइट, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, तो उसकी स्पेसिफ़िक साइट्स। तो मैंने जो भी उनका सिलेबस था, उसका एक-एक पॉइंट उठाया, जी, उसको मैंने गूगल किया, जी, यूपी की जो साइट थी, वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन थी। जी, क्योंकि जो यूपी की ऑफ़िशियल साइट्स हैं, अगर हम देखेंगे उसमें डेटा बहुत अच्छा दिया है। जी, जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं यूपी के, वो बहुत टू द पॉइंट हैं, वो हमें, मुझे लगता है, आंसर में लिखने चाहिए। जी, तो वो 2 चीज़ें मैंने की। जी। और भी जो साइट अगर मैम कुछ सजेशन देना चाहती हैं यूपी स्पेशल के लिए, कुछ टेलीग्राम चैनल या फिर जो साइट आपने प्रेफ़र किया था, जो आपको हेल्प मिला था 5-6 में? 5 देखिए 5-6 में, क्योंकि हमारा पहला बैच है जो हम लोग यूपी स्पेशल जी, दिए, जी, इससे पहले ऑप्शनल था। उतना गाइडेंस नहीं था, मैंने रिलाई किया एक ही बुक पे, जो जी, राकेश सरस्वत की येलो कलर की यूपी स्पेशल की बुक है। जी, और जैसा कि मैंने बताया कि ऑफ़िशियल जो वेबसाइट्स थी, मैंने उन पे बहुत रिलाई किया, जी, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया, उनका डेटा बहुत एक्यूरेट था। जी, मैंने वहाँ से स्पेसिफिकली पढ़ा। जी। आपका मैम मीडियम इंग्लिश रहा है, तो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हुँ। सीसेट को लेकर। और एक प्रॉब्लम ये होती है जो हिंदी का पेपर होता है, हुँ, इंग्लिश हुँ। में सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, हम काट देंगे। हाँ, हाँ, कोई बात हमसे नहीं। ये बोलना चाहिए था कि मतलब हिंदी वाले पेपर में हाँ, हम जो सी जनरल सेट को हिंदी आती है। हाँ, सी सेट में प्रॉब्लम नहीं होता नहीं, है हाँ, पीसीएस में। हाँ, हिंदी वगैरह सब कर ले जाते कर हैं। लेते हैं। इसे हम कट कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैम एक क्वेश्चन आपसे रहेगा हुँ, कि जैसे इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हिंदी जो एक पेपर हुँ, होता है यूपी पीसीएस में। हुँ। तो हिंदी के पेपर कहीं न कहीं वो भी रैंक डिसाइड करता है और मैक्सिमम नंबर लाने के उसमें चांस रहते हैं। तो उसके लिए आपके क्या स्ट्रेटजी क्या बुक पढ़ाता है जो हिंदी का पेपर एक होता है? जनरल हिंदी में मैं मानूँगी, मुझे भी बहुत समस्या हुई, जी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होने से जो हिंदी का 150 मार्क्स का पेपर है, जी, उसमें सब कुछ आता था, पर्यायवाची आया, जी, विलोम आया, जी। अ, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आया। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, जी, उसमें यूपी के हिंदी का ही प्रीवियस ईयर सारा दिया है। जी, और नॉट ओनली, मतलब सिर्फ यूपी पीसीएस के नहीं, आरओ, एआरओ जितने भी प्रीवियस ईयर है, जी, वो उसमें दिए थे। तो मैंने वहीं से
जब चीज़ों को याद किया, विलोम को याद किया, अनेक शब्द याद किए। जी, तो ये वाला पार्ट मेरा मुझे लगा, मैंने यहाँ से प्रैक्टिस किया। जी, बाकी जो लेटर राइटिंग है, वो मैं लिखती थी और जो उस बुक में दिया है, उसे फ़ॉर्मेट में मैच करती थी। जी, बाकी जैसे अधिसूचना हो गया, कार्यालय पत्र हो गया, इनका फ़ॉर्मेट आपको याद रखना पड़ता है। जी, क्वेश्चन क्योंकि बदल-बदल के आता है, अगर इस साल सूचना आया है, तो अगले साल कार्यालय पत्र आ जाएगा। जी, तो इस तरह कभी-कभी सेम भी आ जाता है। तो जी, वो 4-5 लेटर हैं, उन्हीं का फ़ॉर्मेट आप समझ लें, याद कर लें किस तरह से लिखना है, साफ-साफ लिखें। जी। पिछले अटेम्प्ट में मैंने बहुत गोछाबाजी मुझे लगता है मैंने कर दी थी, जी, इसलिए भी मेरे हिंदी में नंबर कम आए। काटे नहीं लेटर में, क्योंकि जी, वो एक तरह से हमें लिखना है ऐसा है कि वो ऑफ़िशियल लेटर हम लिख रहे हैं जी, और ऑफ़िशियल लेटर में आप काटते नहीं हैं, जी, तो उसको काटे नहीं। इस बार हमने देखा कि मैंने पेंसिल से पहले लिखा था, जी। फिर हमने उसके ऊपर पेन से लिखा, फिर उसको हमने क्लीन, मतलब क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हिंदी में थोड़ा हो जाती थी, जी, तो वो मैंने प्रैक्टिस टेक्नीक, किया हाँ, था मैंने आपने। पहले वैसे प्रैक्टिस किया। जी। अब हम जानना चाहेंगे मैम जैसे एसे राइटिंग भी इसमें होता है, यूपीएससी में भी होता है। एसे के लिए कंटेंट आपने कहाँ से कलेक्ट किया था? और एक बेस्ट एसे लिखने के लिए मतलब पैराग्राफ में लिखें या फिर जनरली टॉपिक वाइज़ लिखें? जो हेडिंग डालकर तो कौन-सा बेहतर रहेगा? देखिए, ऐसे का जो यूपी में खासकर जो टॉपिक्स आते हैं, वो जी, आपके जीएस से ही होते हैं। जैसे जी, इस बार जी20 आया था, जी, तो जी20 न्यूज़ में था, उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी। अगर आप जी, कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हैं जी, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जी, तो न्यूज़पेपर से, हाँ, मैंने अग्री करूँगी कि आप बैठ के ऐसे के नोट्स बनाएं, जी, लेकिन जो आपका जीएस का ही मटेरियल है, आप उसी को यूज़ करें। जी, और ऐसे के लिए कोट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक जी, अपना फ़ोल्डर बनाएँ जिसमें आप सिर्फ़ कोट्स लिखेंगे जी, फ़ेमस जी, लोगों की। जी, और अगर आप हिंदी में लिखते हैं, तो आप हिंदी में कोट्स लिखें। मैं इंग्लिश मीडियम में ही ऐसे लिखा है, जी, तो मैंने इंग्लिश कोट्स लिखे एक जगह पर। जी, कोई स्टोरी आपको लगता है न्यूज़पेपर से पढ़ के कि आप ये कहीं लिख सकते हैं, जी, तो वो आप उसको कहीं नोट कर लें। जी, फ़ेमस लोगों के एग्ज़ाम्पल्स हो गए, जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई का जी, कंट्रीब्यूशन वुमेन एजुकेशन में, जी, तो ये आप उनकी स्टोरीज़ लिख लें अलग से। तो वो एक तरह से ऐड ऑन मटेरियल होता है। जी। बाकी जो आप जीएस में पढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4 में, वही मटेरियल आपका ऐसे में भी काम आएगा। जी। और जैसे हम जानना चाहेंगे पैराग्राफ में ऐसे लिखना बेटर होगा या फिर जैसे टॉपिक वाइज़ जैसे ऐसे डालकर? मैंने तो पैराग्राफ वाइज़ लिखा है, बहुत ज़्यादा हेडिंग नहीं बनाई, जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडिंग बनाने से वो आंसर जैसा लगने लगता है 250 मार्क्स वाला। जी, तो मैंने थोड़ी बहुत हेडिंग्स बनाई, बट उनको पैराग्राफ में लिखा, लेकिन हाँ, बहुत लंबे पैराग्राफ नहीं लिखे, जी। क्योंकि 21 में हमने बहुत लंबा-लंबा लिखा था पैराग्राफ में और जी। हमें ऐसे में नंबर नहीं उतने आए। जी, बट 22 में मैंने देखा कि स्मॉल पैराग्राफ करने से जी, नंबर बेटर हुए थे। जी, अब इस साल देखते हैं क्या है, लेकिन हमने स्मॉल पैराग्राफ्स में जी। लिखा। अब मैम जैसे जो मेंस के पेपर लिखते टाइम जैसे मान लीजिए सुबह हमने जीएस 1 लिखा हुँ। और सुबह तो मान लीजिए रिवीजन करके हम आते हैं, कोई हाँ। प्रॉब्लम लेकिन जीएस 2 में 2 ही घंटे टाइम मिलता है, उससे भी कम नहीं, खाने-पीने में खाने-पीने में। काफ़ी हुँ। टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे कम समय में वो चीज़ों को रिकॉल कैसे करें? 2 घंटे के समय में और काफ़ी प्रेशर भी रहता है, प्रेशर। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? देखिए, जो, हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है, वो जी, हमेशा थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है। जी, तो मैंने क्या किया था, 1 पन्ने में, 2 पन्ने में A4 शीट पे शॉर्ट पॉइंट्स लिख लिए थे, जी, जो मुझे लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है लिखना। जी, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आंसर में होने चाहिए, वो लिख लिए। जी, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हो गए जो इम्पोर्टेंट हैं, वो जी, मैंने लिख लिए एक जी, जगह। और क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं लिख सकते एक पन्ने में जब हम मेंस की बात करें, लेकिन एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। जी, बाकी स्ट्रेस को मैं रिलीव करती थी, मुझे लगता है वो आपको पानी पीना चाहिए थोड़ा, जी, और उससे थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। जी, और डीप ब्रीथ्स लेने चाहिए। जी। मैंने एग्जाम हॉल में भी बैठ के बहुत डीप ब्रीथ्स लिए पेपर जी, फटने से पहले, उससे जी, थोड़ा हेल्प रहता है, आप काम रहते हैं अपने जी, माइंड में, तो जी, ये 2 चीज़ें आप कर जी। सकते हैं। अच्छा मैम एक स्टूडेंट्स का डाउट रहा था टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? हम्म। और आप कैसे किस तरीके से आपका पढ़ाई स्टडी का शेड्यूल कैसे रहता है? तो क्योंकि मैंने तैयारी की, मेरा जो शेड्यूल होता था वो जी, सुबह से होता था जी, पढ़ने का, जी, और फुल हार्टेडली मैं पढ़ती थी, लेकिन मैं उनमें से नहीं थी कि जो पूरे दिन 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। एक फिक्स्ड आवर होता था, जी, 7 टू 8 आवर्स का प्रोडक्टिव स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, जी, कि आप डेली। जिस, हाँ, जी, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जी, तो आप उसमें अच्छे से उस चीज़ों को रिटेन करें। जी, और संडेज़ को मैं नहीं पढ़ती थी, जी, क्योंकि संडे मुझे लगता है एक रिवॉर्ड होना चाहिए खुद को, क्योंकि हम 6 डेज़ पढ़ रहे हैं। जी, तो वो मैं नहीं पढ़ती थी संडे को। जी, मैं कुछ, मुझे मेरी जो हॉबीज़ थी वो मैं परस्यू करती थी, जी, और
6 डेज़ लेकिन आई अच्छा, यूज्ड टू आपने कोई स्टडी। जैसे प्लान वाइज़ भी लिखा था कि हमको ये इस दिन ये पढ़ना है या फिर इस दिन ऐसे कुछ? देखिए डेली मेरे बहुत मंथली टारगेट्स तो नहीं होते थे, डेली टारगेट्स होते थे कि जी, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती थी खुद पे कि नहीं किया तो बहुत नाराज़ हो रहे हैं खुद से और जी, बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं बच्चे कि जी, हमने ये कंप्लीट नहीं किया। जी, मुझे लगता है थोड़ा कामनेस रखना चाहिए कि ठीक है अगर आज नहीं हुआ तो हम लोग कल कर लेंगे, जी, लेकिन उसको एज़ अ हैबिट नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ़ जी, एक्सेप्शन के तौर पे होना चाहिए कि कभी-कभी ठीक है। जी, तो डेली टारगेट्स पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस था। जी। एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना? और जिससे लोगों से अलग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि मैम इसी पर सिलेक्शन निर्धारित है। तो क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कुछ कीज़ पॉइंट हमें बताइए? देखिए, एक बेसिक स्टैंडर्ड सबको पता होता है कि जी, हमें इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। जी, और मुझे लगता है प्रेज़ेंटेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी, जो आपका बॉडी है और इंट्रो के बीच में कुछ लिंकेज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ, आपकी बॉडी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। जी, और मैं प्रेफ़रेबली बुलेट्स में लिखती थी क्योंकि मुझे पैराग्राफ उतना हेल्प मुझे लगता था, मैं उतना अच्छा नहीं लिख पा रही हूँ। जी, तो मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखती थी। डायग्राम ज़रूर बनाएँ। जी, डायग्राम से आपका आंसर थोड़ा और अच्छा लगता है। जैसे अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है, जी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें मैप ज़रूर बनाएँ। जी, और कोई अगर आर्ट एंड कल्चर का है, तो आप उसमें इंडिया का मैप बना के आप शो कर सकते हैं। कोई जी, फ़ोक डांस, फ़ोक म्यूज़िक का क्वेश्चन है अगर, जी, तो मैप डायग्राम पे ज़रूर फ़ोकस करें। जी, और लास्ट में हमेशा कंक्लूजन से पहले एक वे फॉरवर्ड ज़रूर दें क्वेश्चन में। जी, अगर वो उस तरह का क्वेश्चन है जिसमें रिक्वायर्ड है वे फॉरवर्ड, जी, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन, आईआर के हो गए, जी, इकोनॉमी के हो गए, तो वो मैं देती थी और फिर लास्ट में कंक्लूजन छोटा-सा। जी। कई बार स्टूडेंट्स डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है और 1 बार 2 बार ट्राई करने के बाद। तो डिमोटिवेशन से कैसे बचें? और टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करते हैं तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होते तो डिमोटिवेट हमेशा होता रहता है। हुँ। नहीं, डिमोटिवेशन तो देखिए होता है और बहुत ज़्यादा होता है, कभी-कभी लो मोमेंट्स बहुत लगते हैं कि हम पता नहीं कर भी पाएँगे कि नहीं, सेल्फ डाउट इस जर्नी में बहुत कॉमन है। जी, मुझे लगता है कि आपको पढ़ते रहना चाहिए। जी, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है, नहीं भी की, अगर आपने कोई इवैल्यूएशन प्लेटफ़ॉर्म किया है जॉइन, तो वहाँ से जो आपको कमेंट्स मिलते हैं, जी, वो आपको बहुत मोटिवेट करने चाहिए क्योंकि वो लोग ऐसा लिखते हैं हाँ, कि आप कर सकते हैं, जी, आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं, हर जी, आंसर पे आपको एक रिव्यू दिया जाता है अच्छा। जी, बाकी सेल्फ बिलीफ के लिए तो यही है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें जी, क्योंकि देखिए ये जर्नी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है जी, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी जो होते हैं वो मतलब बहुत हार्ड वर्क से आते हैं जी, और उनका बहुत कंसिस्टेंसी होती है उनके एफर्ट्स में जो आपको भी शो करनी है जी, और रेगुलर अपने स्टडी में आपको रहना है। जी। सो एक क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे मैम कि जैसे प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जी, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम पीसीएस में भी, ये 4 ऑप्शन रहता है, 2 ऑप्शन कई बार लगता है कि ये बिल्कुल नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन कन्फ्यूज़न बना रहता है। 50-50 चांस रहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें हाँ। कैसे रिस्क लें और स्ट्रांग डिसीज़न कैसे लें और क्या रिस्क लेना ज़रूरी है? देखिए जहाँ पे भी मुझे लगता है 50% है, आपने 2 ऑप्शन निकाल लिए हैं क्वेश्चन जी, में, जी, वो आपको डेफ़िनेटली मार्क करने चाहिए जी, क्योंकि सिविल सर्विसेज़ पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें आप ऐसे देखेंगे और आपको पता होगा कि यही आंसर है। बहुत जी, कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जी, गेस वर्क रिक्वायर होता है, स्मार्ट गेस होना चाहिए। जी, वो तभी होगा जब आपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए हैं, आपने क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किए होंगे। जी, तो 50% मोर देन में आपको 2 ऑप्शंस निकाल लिए तो आप ज़रूर टिक करें। जी, लेकिन अगर आप फिर भी 3 में ऑप्शंस में कंफ्यूज़ हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नेगेटिव मार्क्स ना हो ताकि। जी। हुँ। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया मतलब कि आपको जो हेल्प मिला हो प्रिपरेशन में, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उन्हें आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम का तो मैंने बहुत यूज़ किया अपनी जी, प्रिपरेशन में। जी, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि आर्ट एंड कल्चर का मैंने जो अपना नोट्स था वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही जॉइन करके उस चैनल का नाम ही बताइए मैम, किसी का प्रमोशन नहीं है, आप हाँ, बता सकते हैं। उसका उसका आइज़ैक आर्ट एंड कल्चर नाम है। जी, वो उसके मतलब उसमें नोट्स फ़ेमस हैं। वैसे वो लोग यूपीएससी के ही नोट्स करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। अवेलेबल कराते हैं बट क्योंकि आर्ट एंड कल्चर यूपी में भी है, जी, टॉपिक्स भी सारे सेम हैं, थीम सेम है, जी, तो मैंने वहीं से पढ़ा था। जी, बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें मेंटल हेल्थ एस्पिरेंट्स की उस पे बात होती है, तो जी, वो मैंने जॉइन किए थे जी, और मतलब उस पे अवेयरनेस होना जी। ज़रूरी है। और कोई यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट सजेशन देना चाहेंगे?
अम, यूट्यूब यूट्यूब तो मतलब ऐसा होता है जब हम इंटरव्यू स्टेज पे आते हैं, जी, तो हम लोग यूट्यूब पे बहुत देखते हैं क्योंकि जो बाहर निकल रहे होते हैं बच्चे, उनकी क्वेश्चन से बहुत हेल्प होती है। जी। तो अभी मुझे चैनल्स के नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट स्पेशली मैं मतलब थैंक्स कहूँगी उन लोग का जो बाहर इंटरव्यू लेते हैं सुबह से उठ के, क्योंकि एक तरह से जी, क्या पैनल किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एनालिसिस है, वो उस पता चलता है उसके जी, थ्रू। जी, बट प्री और मेंस में हाँ, मैंने उतना यूटिलाइज नहीं किया है जी। यूट्यूब। और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया कि कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन के साथ अपनी बातों को समाप्त करें, जो आप एज़ ए डेली रूटीन में फॉलो करती हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती है? देखिए मेरे आज भी स्टडी टेबल पे एक कोट लिखी है गौतम बुद्ध की जी, कि व्हाट यू थिंक यू बिकम जी, एंड माइंड इज एवरीथिंग। जी, तो मुझे लगता है कि जब आप जो सोच लेते हैं जी, वही आप बनते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि नहीं आप एक दिन क्लियर करेंगे, जी, तो वही आपके एक्शंस में दिखता है। तो जी, वो होना बहुत ज़रूरी है आपके तैयारी के समय। जी। और थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैं फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपका फाइनली यूपीएससी क्लियर हो। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। मुझे आप आए, इंटरव्यू लिया मेरा, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स मैम ने सारी चीज़ें आपको एक-एक करके प्री, मेंस, एंसर राइटिंग और सभी चीज़ों पर जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक और मैम की जर्नी यूपीएससी की अभी प्रिपरेशन कर ही रही हैं। कोई भी क्वेरी हो या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम आपके क्वेश्चन या डाउट पूछ लिया करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।